हाँ जी। वेंकट साहब, हम कर्नाटका का देखते हैं। कर्नाटका की 28 सीटों पर इस बार काफी फर्क हुआ है। इस बार बीजेपी 16 पर आगे है, कांग्रेस 10 पर आगे है और जनता दल एस 2 पर आगे है। हेलो जी वेंकट साहब, यू कैन हाँ हाँ। यू कैन तो स्पीक। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमें दो पहलू से कर्नाटका को देखना चाहिए। जी एक है कि लोकसभा की चुनाव में हमेशा से बीजेपी के वोट शेयर बढ़ते आए। इनफैक्ट लास्ट टाइम 50 पे पहुंच गया था, और दो इलेक्शन पहले जब दोनों सीटें असेंबली और लोकसभा एक साथ हुए थे, लोगों ने एक ही दिन में या एक ही 2-3 मिनटों में एक बार लोकसभा में जी नॉन बीजेपी को वोट किया, और सॉरी, असेंबली में नॉन बीजेपी को वोट किया और लोकसभा में बीजेपी को वोट किया। तो जी लोग हमेशा इस तरह से डिवाइडेड रहते थे। तो उस तरह से अगर आप देखें तो उनकी वोट शेयर शायद घटने वाली है। ईदिना का मानना है कि काफी घटेगा। हमें लग रहा था कि सीट भी काफी घटेगा। हमारा अनुमान था 13 से 18 तक, 12 तो मिनिमम घटेगा, ये हमें जी। अनुमान था। शायद अभी 8 या 10 के पास है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये बहुत बड़ी चेंज है। और इसके साथ हमें ये भी जोड़ना पड़ेगा कि अगर हम 2 साल पहले या सिद्धरामैया के इलेक्शन के पहले हम देखें, जी तो ऐसा माना जा रहा था कि कर्नाटका एक तरह से साउथ इंडिया का यूपी भी बताया जा रहा था। और ये बताया जा रहा था कि यहाँ काफी रिलीजियस पोलराइजेशन है। क्रिश्चियन पीपल वेर बीइंग पुश्ड वेरी फार। आपको अगर याद है कि आर्च बिशप ने भी उसके अगेंस्ट में बात किए थे। ये भी देखा गया था कि हिजाब वाली इशू को यूपी के इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था। इससे 800 से 900 बच्चे जो को एग्जाम नहीं दे पाए थे। और काफी रिलीजियस पोलराइजेशन का एक माहौल था कर्नाटका में। उस माहौल के आसपास ही हमने भारत जोड़ो अभियान देखा। उसके बाद हमने देखा कि असेंबली की इलेक्शन कांग्रेस की तरफ झुकी। वो इटसेल्फ एक टर्न अराउंड था। तो ये माना गया कि असेंबली में लोग शायद बीजेपी से थक गए हैं, और या फिर बीजेपी का स्ट्रेंथ, लीडरशिप स्ट्रेंथ येदुरप्पा के जाने के करेक्ट। बाद वीक है। बट ये एक लेजी या फिर बहुत ही लेजी एनालिसिस था। तो द फैक्ट दैट लोकसभा में भी हम देख रहे हैं लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, ऑल्दो 12 का अनुमान था, उससे थोड़ा कम है। बट अगर हम सोचे कि नियरली जीरो था, और नियरली जीरो आई मीन वेरी लेस इन ओवर द लास्ट फ्यू इलेक्शन, उसके हिसाब सर से अगर अगर वोट देखें तो शेयर हम मान सकते हैं। हाँ सर अगर वोट शेयर की बात कर रहे हैं, वोट शेयर की जो बात अभी तक कर रहे हैं सर, आवाज चली गई बीच में इनकी। हाँ हाँ हाँ, सुनाई देगा। सर हम वोट एक तो रितु जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। फूलपुर का हाल पूछ रही हैं, तो फूलपुर में आगे पीछे चल रहा है अमरनाथ सिंह मौर्य और प्रवीण पटेल। कभी 100 वोट से वो आगे हो जा रहे हैं, कभी 800 वोट से वो आगे हो जा रहे हैं। फिलहाल 200 वोटों से अमरनाथ सिंह मौर्य आगे चल रहे हैं। सर, तो हम वोट शेयर की बात कर रहे थे, तो कर्नाटका में बीजेपी को 44% और कांग्रेस को 44.77% वोट मिले। करेक्ट। Congress is getting more than BJP. Still, करेक्ट। Congress is getting only 10 seats, while BJP is getting 16 seats. Instead of vote share, Congress is getting more vote share, but in case of seat, Congress is getting less seat than BJP. What's the reason? करेक्ट। एक इसके दो कारण हो सकते हैं। हमारे ईदिना के पोल में भी वोट शेयर इंडिया का ज्यादा या कांग्रेस का ज्यादा दिखाया गया था। बट ये वोट शेयर को सीट शेयर में एग्जिट पोल या पोल में निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्जिन अलग अलग होते हैं। दूसरा इसका एक कारण भी है कि साउथ साइड पे जेडीएस और बीजेपी का वोट शेयरिंग हुआ है, इन द सेंस दैट वोट ट्रांसफर हुए हैं जेडीएस से। इसका वजह ये नहीं है कि जेडीएस के सपोर्टर्स राम मंदिर के लिए वोट कर रहे हैं या फिर जी जी रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए वोट कर रहे हैं। वो एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट है। जेडीएस भी एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट है। डेफिनेटली। वहां के वोटर्स आसान से कांग्रेस को वोट नहीं करते। तो इसीलिए कुछ कुछ हद तक वोट वहां गया। ये साउथ ऑफ कर्नाटका के लिए करेक्ट है। बट हमें इस इलेक्शन में एक स्टेप पीछे जाके यही सोचना है कि वोट शेयर बढ़ गए हैं। और 2 साल के जो एनालिसिस था कि कर्नाटका यहां गढ़ बना चुकी है, ये यूपी है, अब तो हम देख रहे हैं कि यूपी भी बदल गया है। अब तो हम ये कह सकते हैं यूपी इंडिया का कर्नाटका बन गया है। तो इस तरह से हम जो बदलाव कर्नाटका में देख रहे हैं, वोट शेयर बढ़ रहा है।
अनुमान से थोड़ा कम है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति की गई थी, जी, पीपल या लोगों के मुद्दे आगे आए हैं, चाहे वो कर्नाटका हो या फिर वो यूपी हो। और यूपी। कर्नाटका में एक बहुत बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए कोई और राज्य नहीं था। थोड़ा राजस्थान में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट कर्नाटका एक जगह था उन्हें जाकर लीडरशिप से अपने वेलफेयर पॉलिटिक्स दिखाने का एक मौका था। चाहे वो न्याय हो या औरतों के लिए बस पास या 2,000 रुपए वगैरह की जो ट्रांसफर थे, ये वेलफेयर का मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था। लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। लोगों ने ये कहा कि ये स्टेट पॉलिटिक्स है, एक्सेप्टेड भी इसको किया। आपको लोकसभा में वोट नहीं मिलेगा। और हमने देखा है अब कि वो जो पॉलिटिक्स है, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की जो पॉलिटिक्स है, वो लोकसभा की सीटों में तब्दील हो रही है। हो लोग रही मान है। रहे थे कि ये नहीं होगा, तो स्टालिन के लिए भी ये हो रहा है। ये हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए भी हो रहा है। तो हाँ, मतलब ये ममता एक अच्छा बनर्जी भी साइन इसी है। इसी पर आगे चली। जी, यस यस, सो ये मैं ये मानूंगा कि पब्लिक के मैं मुद्दे वोट या वोट करूंगा। लोगों के मुद्दे आगे आ रहे हैं। ना कि आप इस तरह के हिजाब वाले इशू, राम मंदिर वाले इशू और रिलीजियस जी, पोलराइजेशन के इशू डस नॉट फीड पीपल। लोगों का कंसर्न इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन है। असेंबली में करप्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जी, वो जी। 40% की सरकार थी। अब जैसे जैसे नेशनल इलेक्शन आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बहुत मुद्दे अब इंपॉर्टेंट जरूरी है। और यहां पे मैं कहना कर्नाटका में चाहूंगा कि कर्नाटक, जी, सॉरी। वेंकट साहब, कर्नाटका में इश्यूज कौन से हावी रहे? कौन से इश्यूज चले? वैक्सीनेशन, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड, करप्शन या रिलीजियस, ये क्या इश्यूज चले? ओके। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या इश्यूज चले। तीन इश्यूज, इलेक्शन, सॉरी, करप्शन, एक है इन्फ्लेशन और एक अनएम्प्लॉयमेंट। एक एक करके हैंडल करते हैं और उसके बाद रिलीजन पे आते हैं। करप्शन का इशू स्टेट असेंबली में ज्यादा भारी था। करप्शन का इशू जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, मुझे लगता है कि लोगों ने नोटिस किया, बट उसको पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं मासेस हुआ में नहीं लोकल पहुंचा लेवल पर। सर। मासिव नहीं हुआ। बट इसका एक और फायदा हुआ, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी या फिर बीजे मोदी के जो फैन फॉलोअर्स हैं, वो आपको बार बार कहते हैं कि नॉन करप्टेबल है, वो जो एम्पलीफिकेशन का पॉइंट था वो बंद हो गया। आई थिंक दैट इज ऑल्सो विक्ट्री। अब कोई बीजेपी का आदमी ये तो नहीं कह सकता है कि ये नॉन करप्टेबल है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद वो करेक्ट। टॉपिक बंद हो गया कि आप बार बार नहीं कह सकते कि 2G में स्कैम किया है। तो इन सम सेंस दैट न्यूट्रलाइजेशन हेल्प, सो एम्पलीफिकेशन करने थे, बट उसका मुद्दा नहीं बना। सेकंड इज इन्फ्लेशन और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अब डेस्टिनेशन स्टेट है कर्नाटका, तो आप उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने सर्वे में देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लोग बोल रहे हैं, तो हमने थोड़ी सी रिसर्च करके ये पाया कि लोग पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे ही नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होता है, क्योंकि आप काम करते हो कहीं पे 10-12 घंटे, आप छोटी मोटी काम और भी कर लेते हो। आप प्लम्बर हो तो एक जगह पे काम कर रहे हो, पर कहीं और भी जाके थोड़ी प्लम्बिंग करके एक्स्ट्रा इनकम कमाते हो। उनको लग रहा है कि वो वाला काम और वो वाला जो पैसा है वो कम होते जा रहा है। इन सम सेंस द अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉट एबल टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे नहीं है। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा काफी उठा। बट सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा इन्फ्लेशन का करेक्ट। भी था। हमने देखा कि वुमेन हु आर यूजुअली आस्क्ड टू मैनेज द बजट, अब सिलेंडर से पूरा महीना चलाना है। अब ये ladies or women have to manage it. And in that sense, the free bus passes, the money which was given to women have really helped. You can take anecdotal, मैंने आप लोगों से बात करके जान सकते हैं, थोड़ा एनालिसिस करके भी अगर आप देखेंगे, ये दोनों मुद्दे women voters have liked it. And we will go back a little later, we will be able to find whether women have voted this side or that side. ये दो मुद्दे। Now coming back to the religious issues, यस। रिलीजियस इश्यूज में हमने देखा कि राम मंदिर का ही क्यों ना हो, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, या फिर उसके पहले जो बम्बई की टीम थी, उसने काफी सारे रिलीजियस बयान बहुत सारे पोलराइजेशन आए। किए। हाँ, बयान बहुत सारे बहुत आए। सारे, बहुत सारे आए। आप बोल सकते हो कि वेदर इट इज द हिजाब इशू, वेदर इट इज द ठीक। लॉ ऑफ कन्वर्शन के लिए एक लॉ बनाया गया, ये सारे मुद्दों पे कहीं ना कहीं एक कर्नाटका को एक तरह से प्रोग्राम या फिर एक प्रोजेक्ट टाइप्स बनाया गया। उसका लोग
मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर नहीं हुआ। आखिर वाला है कि मोदी की मैजिक। लोग कहते हैं कि लोग मोदी की मैजिक असेंबली में नहीं काम करेगी पर लोकसभा में काम करेगी। हमने ये क्लियरली देख लिया है एटलीस्ट कर्नाटक में ऐसी कोई मैजिक नहीं है। इवन दो द नंबर ऑफ सीट्स विच बीजेपी हैज गॉन स्लाइटली हायर, आई थिंक द नंबर विल गो अप, 8 से शायद 10 या 11 पहुंच जाएंगे। बट फिर भी जैसे ही हम देख सकते हैं कि बहुत कम सीटों से कांग्रेस 8 या 9 पे पहुंची है। दिस इज जी नॉट जस्ट अ विक्ट्री ऑफ इंडिया, ये लोगों के मुद्दों का विक्ट्री है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सिविल सोसाइटी ने। एदलू कर्नाटका, जिसका मैं भी मेंबर हूं, जिसने 1.5 साल से अराउंड 2 ईयर्स से काम कर रहा है और जो लोगों को अवेयर करवा रहा है, कम्युनिटी को साथ में ला रहा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में, इलेक्शन के बारे में, वेदर इट्स रजिस्ट्रेशन, उनका मोबिलाइजेशन, उनके साथ बात करना और लोगों को बताना क्यों ये जरूरी था कि आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि जो वोट काट रहे हैं उनको आप वोट दे रहे हो। और समुदाय लोग आए हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे जगहों पे communities have come together and thought about it. I think this is also a validation, at least in Karnataka, कि लोग एक साथ जुड़े हैं। ऑफ कोर्स अभी भी कास्ट और रिलीजन इंपॉर्टेंट है इंडिया में, बट आई वुड से दिस इज अ वैलिडेशन। ये शहर, ये कर्नाटका इज द प्लेस ऑफ बसवा, was one of the first anti-caste movements, but is one of the most rational places. This is a जी proof that people can come together, raise public issues, and the voting pattern can change because of that. So ये मेरे लिए ये 3 मुद्दे थे, उसमें से अनएम्प्लॉयमेंट, सर आप इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा, और रिलीजियस सर मुद्दे काम नहीं। आप बैंकर भी हैं, बैंकर भी रहे हैं। या करेक्ट। सर हाँ आप बैंकर भी रहे हैं और कर्नाटका कंपैरेटिवली एजुकेटेड स्टेट माना जाता है और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप ये बताइए कि जैसे वैक्सीनेशन मासेस तक पहुंचा? वैक्सीनेशन का जो इश्यू था वो मासेस तक पहुंचा या वेल्थ सेंट्रलाइजेशन वाला जो इश्यू है, कि मतलब जो ये ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का इश्यू है, वेल्थ, ये मासेस तक पहुंचा या क्लासेस ही तक रह गया ये सब इश्यूज? हाँ इलेक्टोरल भी मेरे ख्याल से मासेस तक नहीं पहुंचा है, क्लासेस तक ही रह गया है। वैक्सीनेशन का क्या है? और हाँ वेल्थ वैक्स वैक्स सेंट्रलाइजेशन भी। आई थिंक वैक्सीनेशन सारे मुद्दे में उसी तरह से हैंडल करूंगा जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड। आप उसकी काफी उसके लिए आपने काफी तालियां बजा ली, बट वो जो इम्पैक्ट है एक एक तरह से उसको एक प्रोपागेंडा की तरह यूज किया गया कि हमने दूसरे लोगों को वैक्सीनेशन दिया वगैरह। आई थिंक वो मासेस तक नहीं पहुंचा कि काफी गड़बड़ हुआ था, उसमें पैसे बने हैं, पीएम केयर, वो सारे मुद्दे नहीं पहुंचे। उसके बावजूद आई थिंक एक एडवांटेज तो हुआ कि उसके बारे में आप ढींगे नहीं हाँक सकते हैं। आप करप्शन हो या वैक्सीनेशन हो, उसके बारे में जो ढींगे हाँक रहे थे वो ढींगे तो आप हाँक नहीं पाए। सो एक एडवांटेज जी जो अर्बन, करेक्ट। उसको लगता है कि अगर कुछ फर्क उसका पड़ने उसके वाला नहीं। आसपास शिक्षा बन गया तो सब कुछ सही है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो करेक्ट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द वेल्थ क्रिएटर्स, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि सारे अर्बन वोटर्स इनसेंसिटिव हैं, बट ट्रेंड के हिसाब से ये तो सही है कि जब इस तरह की राजनीति को हराया जाएगा, वो पुअर पीपल से आता है और वो ऐसे लोगों से आता है जो कर्मठ हैं या जो किसान हैं, उन्हीं से आता है। अर्बन पीपल हैव नॉट शोन द साइंस ऑफ रिफ्यूजिंग पोलराइजेशन इन दिस कंट्री। और मैं कभी कभी कोट कर लेता हूं, ये कंट्री शंकराचार्य का नहीं है, ये कबीर का नहीं। And I think Kabir is winning. And I'm not saying Shankaracharya is defeated because even he brought intellect to the country. मैं ये कहना चाहता हूं कि कबीर कोई बहुत बड़े एजुकेटेड नहीं थे। वो एक सिंपल तरह से लोगों के बीच में प्यार के बारे में बात करते थे, मोहब्बत के बारे में। वही जीत रहा है। और यही कोट करना चाहूंगा कि बहुत साल पहले अकबर ने कहा था कि गवर्नेंस राहे अक्ल होनी चाहिए, बट मेरा मानना है कि राहे मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। वही हो रहा है कि मोहब्बत एक तरह से जीत रहा है। वी शुड नॉट रिलैक्स बिकॉज अभी भी बहुत लोगों के साथ ये गलत व्यवहार हुआ है, लोग एग्जाम नहीं दे पाए। बट आई थिंक रिलीजियस पोलराइजेशन, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो है
इसके बारे में अर्बन और इंटेलेक्चुअल्स को भी ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये हमें 20-30 साल पीछे ले गया है। बट आई रियली थिंक इट्स द विक्ट्री ऑफ द पुअरर पीपल हु हैव लेड इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कबीर जीते हैं। मॉडरेटर्स को आगे आना पड़ेगा। या मॉडरेटर्स को आगे आना पड़ेगा, और ये देश कबीर का है, रहीम का है, बसवा का है, तो वहीं से मुझे लगता है कि हमें इंस्पिरेशन लेनी है। अच्छा सर, ये जो कर्नाटका में कोई सीट ऐसी है जहां पर आपको उलटफेर लगा? कर्नाटका की कोई उलटफेर? सीट ऐसी है जिसमें उलटफेर हो हाँ, गया उम्मीद से? मुझे लगता था कि डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश जरूर जीतेंगे, बट ऐसा लग रहा है कौन सी कि सीट? गैप बहुत ज्यादा। विच डीके सीट? सुरेश, बैंगलोर रूरल। अच्छा, बैंगलोर रूरल। बैंगलोर हाँ रूरल में बीजेपी 1,43,000 वोट से आगे है। हाँ हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि डीके शिव कुमार के ब्रदर हैं। ऐसा लग रहा था कि वहां श्योरली डीके सुरेश जीतेंगे, बट जी। नंबर इतना बड़ा है, मुझे लगता है ये गैप हाँ हाँ, ये तो क्लोज नहीं होगा, 1 लाख से हाँ। ज्यादा गैप क्लोज नहीं होता। ये आई मीन ऐसे ऐसे जैसे रिजल्ट आएंगे, थोड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स पता चलेंगे। ठीक है, सरप्राइजिंग आई है। वुड बी इंटरेस्टेड ओवरऑल कि सर, हसन में क्या हो रहा है। ओवरऑल पर आते हैं सर हम। अभी हाँ। जो पूरे रुझान तो पूरे आ गए हैं, ट्रेंड्स पूरे आ गए हैं। उसमें बीजेपी 236 अकेले 236 सीटों पर वो आगे है। यानी कि 36 सीटें अभी बची हैं। इसके बाद इनके अलाइड अलाइड पार्टीज भी हैं कुछ, मेरे ख्याल से उसको 20 सीटें और मिल रही हैं। यानी कि हम्म, अगर देखें मेजोरिटी से तो 15 सीटें ऑलमोस्ट बीजेपी को कम पड़ेगी। तो ओवरऑल करेक्ट। क्या आप देखते हैं सिनेरियो? हम पार्लियामेंट देखते हैं या बीजेपी विल मैनेज जैसे कि पहले मैनेज करती रही है वैसे मैनेज कर लेगी? क्या हाँ, आप समझते हैं? ये वेट करना पड़ेगा। आई थिंक उनके ईगो के लिए बहुत बड़ा धक्का है, और कुछ एनालिसिस शायद परफेक्टली नहीं हुआ। लोग जरूर कह रहे थे कि टीडीपी जीतेगा, बट जो अखिलेश ने किया वो हमें लग रहा था कि आरजेडी या तेजस्वी करेंगे। उन्होंने बहुत सारे रैलियां की, आरजेडी आरजेडी नहीं कर पाए। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करती, नहीं कर पाई। इनफैक्ट उल्टा हुआ है, अखिलेश और कांग्रेस की जोड़ी ने यूपी में बहुत अच्छा काम किया जी। बहुत अच्छा काम किया है। तो जेडीयू इतना ज्यादा सीट जीतेगी, ये भी मुझे उम्मीद नहीं थी, और शायद एनालिस्ट को भी उम्मीद नहीं था। मुझे लग रहा था कि नहीं, लेकिन जेडीयू जेडीयू एक जेडीयू और बीजेपी सर दोनों को पिछली बार से नुकसान हुआ है। हाँ, बट जेडीयू को उतना नुकसान नहीं हुआ। लोग कह रहे थे कि एनडीए में नुकसान जो होगा जेडीयू की वजह से होगा, जी जी, बीजेपी बहुत नुकसान। बचा लेगी अपना सीट। बट उल्टा हो रहा है, जेडीयू आगे बढ़ गई। तो क्योंकि मैं अलाइज के बारे में बात कर रहा था, 3 ऐसे अलाई हैं। एक इनडायरेक्ट अलाई है या साइलेंट अलाई है। एक अलाई ऑफ कोर्स आपका जेडीयू है, और जी दूसरा अलाई है टीडीपी। ये दोनों ही जिस तरह से कहा जाता है कि आइडियोलॉजिकल अलाई नहीं है, कॉन्टेक्चुअल अलाई है। और क्या इनके साथ बात करके इनका इनका रूप इनका अलायंस बदला जा सकता है? ये पॉसिबल है, क्योंकि टीडीपी वाज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको अरेस्ट कर दिया गया था। टीडीपी इज अ वेरी कॉन्टेक्चुअल अलाई, सो देयर इज अ चांस ऑफ शिफ्टिंग करेक्ट। देयर। आई एम नॉट सेइंग आई नो अबाउट इट, बट आई थिंक देयर इज अ चांस। और बीजेडी जो काफी हद तक असेंबली में भी बहुत लो सीट पा रही है, और लोकसभा में भी काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दोनों में आगे रहेगी, एटलीस्ट असेंबली में तो आगे रहेगी। उनके साथ भी उनके पास जो 5-6 सीट हैं, और जितने सीट है मुझे पता नहीं अब कितने हैं बीजेडी के पास, वो जो सीट्स हैं असेंबली में भी वो पीछे आ रहे हैं। तो क्या किस तरह से बीजेडी के साथ भी एक अलायंस हो सकता है? तो मुझे लगता है कि 2 अलाइज ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, और उनके साथ बात करके इंडिया अलायंस को अपनी नंबर को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब पोस्ट पोल अलायंसेज आप अजीब अजीब देखने वाले हैं। हाँ हाँ, देखने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि जेडीयू और टीडीपी कोई आइडियोलॉजिकल अलाई तो नहीं है। जी, कैन यू लेकिन ट्रस्ट देम? पहले मे से बी हो नॉट, चुका है। बट इट्स अ क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, चंद्रबाबू नायडू was arrested sometime back, like correct. जी। मतलब ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं, अभी यूपी को भी देखते हैं सर। यूपी में 35-35 सीटें समाजवादी पार्टी और बीजेपी
इस वक्त बढ़त बनाया हुआ है उसने, और कांग्रेस ने 7 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। और आप देखें कि जो बीजेपी अलाइज थी यहाँ पर अपना दल, अनुप्रिया पटेल, तो अनुप्रिया पटेल को पिछली बार जो 2 सीटें मिली थी, उन दोनों को वो पीछे चल रही हैं। तो बीजेपी अकेली अपने अलाइज में सीटें पा रही है। और पिछली मर्तबा बीजेपी ने पाया था अलाइज को मिला के 64 सीट्स, और इस बार 35 है बीजेपी। और समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिली थी, वो हो गई है 35। इधर अगर बीएसपी को देखें, बीएसपी जो मायावती की पार्टी, बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, इस बार 0 आ रही, किसी पर भी आगे नहीं है वो। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस अभी 1-2 सीटों पर बहुत 100-200 वोटों से, 300 वोटों से आगे पीछे चल रही है। तो अभी ये इसमें थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है, हल्का फुल्का। तो ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल जो दिखाई पड़ रहा है, लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आने वाली है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। हालांकि आप देखें तो एग्जिट पोल से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है रिजल्ट। एक एग्जिट पोल ने किसी ने भी 300 से कम सीट नहीं दी थी। चाणक ने, जो बहुत रिलायबल माना जाता है, उसने 400 सीट दे दी थी, लेकिन उससे करीब करीब 60%, 55% सीट आ रही है सिर्फ। और लेकिन फिर भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ रही है, और पोस्ट पोल अलायंसेस के साथ बीजेपी तीसरे टर्म में गवर्नमेंट बनाती दिखाई पड़ रही है। क्या कहना है आपका सर? और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हाँ होने वाले हाई हैं? हाँ highly possible, but what is very important to see is बीजेपी, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी विल रन द शो, बट अभी लग रहा है एनडीए पार्टनर्स की बदौलत जीत रही है, और यूपी गढ़ माना जाता था। और जिस तरह से मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, और आप तो वहां से क्लोजर है, मैं यूपी नहीं गया, अदर देन गोइंग टू गुड़गांव, sorry, Gurgaon is not in UP, but other than going to UP just for the sake of meeting friends, मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया, बट लोगों ने कहा कि इस तरह का लोगों में इतना डिस्ट्रस्ट है टुवर्ड्स टुवर्ड्स यूपी, टुवर्ड्स द पार्टी। तो उसमें सिंपल एनालिसिस ना करें, हम ये ना करें कि लोग ये अगेंस्ट मोदी और अमित शाह है, बट वो लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, दलित वोटर्स मूव कर गए। अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को इतनी सिंप्लीफाई नहीं करें हम, और हम ये मान के चले कि लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट सारी चीजों को लिए ही वोट किया है, पीपल के मुद्दों पर और रिलीजियस पर नहीं काम किया है। ये तो एक ओपिनियन है। दूसरा है, यूपी ना मिलने की वजह से उनका उनका जो प्राइड है, उनका जो जो कोर ग्रुप है, वो कम हो गया है। सो आई वुड अज्यूम दैट इफ दिस इज द सिनारियो, it's easy to get the other allies to move out. They are not small, they are quite big. But BJP has more financial power, it has more control over some of these things. So I would assume that they will be able to call these out. And we will also may see Draupadi Murmu, the president, will call them. But we as public, we as influencers, we as media people must call out that the mandate is not for BJP. Mandate is Correct. not for this 2-3 लोगों को अमीर बना दीजिए, 4-5 रेलवे स्टेशन बना दीजिए, 50 रेलवे छोड़ दीजिए, और 2000 रेलवे को छोड़ आप उसकी सर मरम्मत ये भी भी नहीं कहा करते। जाता है, सर ये भी कहा जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, वो इट इज फॉर कॉर्पोरेट। करेक्ट। आप एक साधारण सी चीज देखिए, एक दिन में इंडिया में 22 मिलियन पीपल यूज द ट्रेन, उसमें वंदे जी। भारत सिर्फ 50,000 लोगों के लिए, आपने उसको शाइनिंग बना दिया, बाकी में स्लीपर क्लास बंद कर दिया। आप उस ट्रेन को, सर जो वन टू कलकत्ता से परसेंट ट्रेन आप, लोग, हाँ डेफिनेटली 22 1-2% मिलियन, लोगों। हाँ 22 मिलियन में आपने 50,000 लोगों के लिए एक ट्रेन बना दी जो शताब्दी जैसी है, और आप कह रहे हो कि पूरा ट्रेन की तरक्की हुई है। बाकी जो 22 मिलियन, 21 मिलियन पीपल हैं, सिंगापुर की पॉपुलेशन 5 मिलियन है, इसका मतलब सिंगापुर की 4 टाइम ज्यादा लोग एक दिन में हमारे ट्रेन में सफर करते हैं, और इंग्लिश में शायद सफर करते हैं, माने उनको प्रॉब्लम होती है। सर आप इसके देखें, बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं मैं उनके लिए हम। सो आई वांटेड टू से कि ये जो डेवलपमेंट है, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए और इमेज मैनेजमेंट के लिए हो रही है। So we need to go back and say, as public,
influencers, media house जैसे आप जैसे लोग, we have to say very clearly, and we are not doing any propaganda. This is clearly a mandate towards the public. It is a mandate against this kind of polarization, this type of crony capitalism, जहां दो तीन लोगों को सारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, right? आप देख रहे हो पेटीएम भी शायद अदानी के पास जाए, राइट? तो इस तरह की चीजों के अगेंस्ट में ही ये मैंडेट है, एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन, बट आई एम अज्यूमिंग people can put pressure on TDP, people can put pressure on JDU कि saying आप इस सरकार से बाहर निकलिए. ये हमें इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं. उन्हीं के लोग जाके बोले कि देखिए हमको आपने वोट किया है, पर आप बीजेपी के साथ मत रहिए. करेक्ट. अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है. या अकाउंटेबिलिटी तो नहीं. या सो या सर हम आप बाकी लोगों को ये बता दें कि इलाहाबाद की सीट पर उज्जवल नमन सिंह ने 12,000 सीटों वोटों का की बढ़त बना ली है. 1,36,000 वोट पाकर वो काफी आगे हो गए हैं. इसके बाद यूपी में फूलपुर की सीट हम देखें, स्मृति ईरानी 50,000 वोट पीछे हुई. इसके बाद सर हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अमेठी की सीट जो है, अमेठी की सीट किस पे जा रही? अमेठी में भी जो ये है स्मृति ईरानी के पीछे चल रही है. 50,000 वोटों के पीछे चल रही है. मेनका गांधी के पीछे चल रही है. जो बड़े नाम है, और ये एक तरह से हम अगर थोड़ा सा प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा राजस्थान के दौसा से चुनाव जीत गए. अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी के केस में स्पेसिफिकली उन्होंने किसी भी मुद्दे पे, वुमन की किसी भी मुद्दे में जिसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सकता, उसमें बीजेपी के लिए उन्होंने बात नहीं की. उन्होंने ना हिजाब पे बात की, ना उन्होंने बात की जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बाहर निकाला गया, उन्हें फूलों से फूल माला से उन्हें स्वागत किया गया, ना प्रज्वल रेवन्ना के केस में उन्होंने कोई बात नहीं की. जब उन्होंने बात की वो कुछ अगर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 6 साल होगा, 7 साल, उन्होंने रोहित वेमुला के लिए उन्होंने चेस किया, और रोहित वेमुला डाइड एंड इट वाज एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर, इट वाज सुसाइड, इंस्टीट्यूशनल मर्डर. स्मृति ईरानी ने कोई बात नहीं की, और उनका सिर्फ एक ही जगह पे उनका वॉइस बढ़ता है जब उन्हें राहुल गांधी के अगेंस्ट में कुछ कहना. आई अंडरस्टैंड दैट कैन बी अ पॉलिटिकल पार्ट, नो प्रॉब्लम, वो शायद आपका एक पॉलिटिक्स हो, पर आप अगर वुमेन की इश्यूज पे बात नहीं कर सकते तो आपको वो उस टाइप की लीडरशिप लेनी ही नहीं चाहिए. आई थिंक वेदर शी विन्स और नॉट, she is, I want to be completely comfortable saying, she was a disgrace because she could not speak for the woman. She had to go above her role as a member of her party, talk about what happened in Bilkis Banu's case, Prajwal Revanna's case, Sandesh Kali पे बात करेंगी, women's important women's issue, पहलवानों पे, हमारे फीमेल इस पे बात करेगी, मणिपुर पे जो हुआ उस पे ज्यादा बात नहीं करेगी हमारी इसे, बट हमेशा सिर्फ उनके पास एक ही चीज है, राहुल गांधी के ऊपर तंज खींचना या फिर उनके ऊपर कंप्लेन करना. I think this was a very bad, she's a very bad example of what a minister should be, what a politician should be, specifically someone who holds a very important post. और हमें जो भी, we all think from journalist side, we all know that she's very close to the two most powerful people, both Amit Shah and Modi ji. So for her not to take a stand is, as a public, as a citizen, I think it's a disgrace. तो एक तो ये किशोरी लाल कांग्रेस के 1,69,000 वोट से वोट पाकर 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और स्मृति ईरानी 1,19,000 वोट पाकर 50,000 वोटों से पीछे चल रही हैं. इसके बाद सर हम अगर एक सीट और है इम्पोर्टेंट, सुल्तानपुर की,
सुल्तानपुर की सीट जिसमें कि मेनका गांधी पीछे चल रही है। मेनका गांधी जो कि अब तक जीतती आ रही है हमेशा, तो मेनका गांधी पीछे चल रही है। इस पर भी कुछ कमेंट करना है सर आपको? हाँ, आई मीन उनके वरुण गांधी को सीट नहीं दिया गया था। मेनका गांधी वन ऑफ द फ्यू ओल्ड स्कूल या फिर वाजपेयी के टाइम वाले नेता हैं। I don't know what I mean her politics has not been something inspiring, but I do not know any recent issues कि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। मैं पर्टिकुलरली, हाँ सर, वोट शेयर बहुत फर्क नहीं है अभी। 1,37,000 वोट है रामगोल निषाद का, और 1,26,000 वोट है मेनका गांधी। 10,000 वोटों से पीछे चल रही है वो। लेकिन एसपी के हैं। शुरू से पीछे चल रही है, शुरू से ही एक तरह से इसी एवरेज से, इसी रेशियो से वो पीछे चल रही है। यूपी की सीट में जो एक मिर्जापुर की सीट थी, मिर्जापुर सीट जो कि बीजेपी अलायंस अनुप्रिया पटेल अपना दल की जो सुप्रीमो है, उनको वो मिनिस्टर भी नहीं है, उनको मिलता रहा है। लेकिन वो भी हालांकि वोट काफी फर्क नहीं है, लेकिन शुरू से पीछे चल रही है। इसको 1200 वोट से पीछे है वो। 1,47,000 वोट मिले हैं जो लीड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के रमेश अरविंद, और अनुप्रिया पटेल को 1,46,000 वोट मिले हैं, वो 1200 वोट से पीछे चल रही है। लेकिन शुरू से ही एक ये बना हुआ है ये डिफरेंस 1200 वोटों का। तो मैंडेट का फर्क तो पड़ा है। और फैजाबाद में क्या हो रहा है? क्या मैं पूछ सकता हूँ फैजाबाद में क्या हो रहा है जहां अयोध्या है? फैजाबाद में भी बिल्कुल आपने सही सवाल किया। फैजाबाद में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि 3,000 वोट ही है, बिग फर्क। 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं ये। अवधेश प्रसाद साहब समाजवादी पार्टी से 1,51,000 वोट से, लल्लू सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से वो 1,48,000। 3,000 वोट का फर्क है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। राम मंदिर का वहीं पर इश्यू हुआ, वहीं पर मंदिर का इस बार इनॉग्रेशन बहुत लेविशली किया गया, वहीं का इश्यू था, लेकिन फिर भी टक्कर चल रही है वहां पर। हर तरह से हमें बताया गया कि हमने उसको पहले से बना दिया। उस एक सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को एक गवर्नमेंट ने जिस तरह से, इंग्लिश में कह सकते हैं, यू मिल्क द काउ एज मच एज यू कैन, राइट, इस तरह से उसको यूज किया गया क्या। और इस तरह की उस प्रोग्राम को इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही टेलीकास्ट या फिर उसको प्रोजेक्ट को जिस तरह से सारे येलो फ्लैग संघ परिवार ने हर जगह बांटा, येलो नहीं सैफरन फ्लैग हर जगह बांटा, उससे एक इम्पैक्ट होने वाला था। अगर आप अयोध्या के इशू को ही आप अपने लोकल फैजाबाद में ही इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, ये बीजेपी की डिफीट के साथ साथ ये भी है कि लोगों ने कहा हो गया, अब हो गया, अब कुछ और कीजिए, शायद वो एंड में जीत भी जाए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज पीपल हैव शोन दैट दिस इज नॉट अ क्लीन स्वीप। आप आकर सिर्फ मंदिर बना दो, फिर आप बता दो कि यहाँ पे ओयो के जो हेड हैं या होटल के जो बिजनेस वाले हैं, कहा ये अयोध्या तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अयोध्या वेटिकन सिटी बन रहा है। अगर वेटिकन सिटी बन रहा है, क्या लोग नहीं देख पा रहे? इस तरह के जो जुमले हमारे सामने पेश किए गए हैं कि अयोध्या अब सडनली सरदार पटेल की स्टैचू बन गई तो वो एक बहुत बड़ा स्थल बन गया है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है। हमें बोल दिया गया कि अयोध्या आ गया है तो होटल बन गए हैं, होटल आ रहे हैं और ये वेटिकन सिटी बन गया। आप किसी का चीज को भी किसी के साथ कंपेयर कर दोगे और लोगों को सोचोगे कि वो मूर्ख बन जाएगा। अगर एंड में जीत भी जाए, द फैक्ट दैट अयोध्या क्लीन स्वीप नहीं है या फैजाबाद क्लीन स्वीप नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लोगों की, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये लोगों की उपलब्धि है। बार बार मैं कहता हूं कि ये देश कबीर का देश है, आप इसको इतनी आसानी से बदल नहीं सकती। यही गुरु नानक आए थे, यही बसवा आए थे, राइट। तो ये आप आराम से, इतनी आसानी से लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। अगर कुछ लेसन बीजेपी लेती है तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि मुझे लगता है कि फैजाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडी कैसे चल रही है? मंडी में जो कंगना रनौत की सीट है और एमानी शायद लीड कर रही थी, मंडी में जीत रही है जो कंगना रनौत 50,000 वोटों से आगे है वो।
जी। और ये एक फर्क आया है थोड़ा सा ट्रेंड में बीजेपी 243 पर इस वक्त आगे चल रहा है। हाँ, अच्छा 243, अच्छा, टू, लेकिन हाँ हाँ, मेजोरिटी के आप देखिए तो करीब आ रहा है कि 243, उसकी जो अलाइंस को जोड़ लेंगे तो करीब करीब 265 तक दिखाई पड़ रहा है पहुंचता हुआ। अच्छा अच्छा। और इंडिया कहाँ पर है? और इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया पीछे है अभी थोड़ा उससे, 20-25 सीट पीछे है, क्योंकि अभी आप देखें तो ये तृणमूल कांग्रेस अलायंस में नहीं है और भी कई लोग अलायंस में नहीं, किसी अलायंस में नहीं, दोनों में से। अच्छा, तो तृणमूल ये कांग्रेस को वाला इंडिया के बाहर ऐड करती है, राइट? हाँ, इंडिया के बाहर करेक्ट। है, और भी कई पार्टीज हैं जो इंडिया और एनडीए दोनों में नहीं है। तो लेकिन अगर हम देखें 272 सीट्स का, तो अभी यहाँ पर 243 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। जो 232 था, अभी 10 सीटों पर और ये आगे हुई है बीजेपी। हाँ हाँ, इससे मतलब जाहिर ये होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट एट एनी रेट बना ही लेगी। 10 सीटें कम पड़ेगी तो भी वो मैनेज तो कर ही लेते हैं, 10-20 सीट। और हाँ, अलायंस के हमें साथ वेट जो करना चाहिए, हमें वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, खेल अभी बाकी है। जी अ, मुझे लगता है खेल अभी बाकी है। हमारे तरफ से जो हम जो सेक्युलर फोर्सेस हैं, या डेमोक्रेटिक, या जो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करते जी हैं, हमें जो आई मीन दो अलायंसेस होंगे वो हो, बट हमें से वी विल हैव टू गो बैक एंड से कि अगर आप विश्वास करते हैं, मैं तो जरूर विश्वास करता हूं कि दिस जी इज अ मैंडेट अगेंस्ट बीजेपीज वेरी डिक्टेटोरियल स्टाइल, तानाशाही टाइप्स, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, and it is also a mandate against a very bad system of economic policy, जिसमें गरीब गरीब होता जा रहा है और इसमें से जी कुछ लोगों को फायदा हो। इन तीनों चीजों का रिजेक्शन है। अगर ये है तो जो पार्टीज उनके साथ जुड़े हैं, उनको उनको जान लेना चाहिए कि जितना वो उनके साथ जुड़ेंगे, आज ना कल उनको भी वैसे ही सोचा जाएगा, और इसीलिए खत्म इट्स होना है। बेटर फॉर देम टू मूव बैक टू इंडिया अलायंस, एंड दैट इज बिकॉज दैट इज द मैंडेट। ये नहीं बोल रहा हूं कि लास्ट में आप चेंज कर लो, इट इज बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल आर वांटिंग अ न्यू गवर्नमेंट, दैट इज वेरी क्लियर करेक्ट। फ्रॉम मैन। मुझे आई वुड हैव टू स्विच ऑफ, बिकॉज एक और ईदिना में एक और काम है, एक और लाइव है, तो उसमें मुझे जाना पड़ेगा। सर सर बट मैं कहना चाहता हूं कि आप और आप जैसे बहुत सारे चैनल्स ने इंडिपेंडेंटली उस चीजों को, लोगों के मुद्दों को ले आए, तो इट इज अ बिग थैंक यू। व्हाट द रिजल्ट्स आर श्योरली इंडिकेट्स कि लोगों ने इस फाइट को आगे बढ़ाया। बट आई ऑल्सो देखिए सर, वांट टू लास्ट में थैंक। मैं बताऊं, यस यस सर, सर पूछिए। ये मैंडेट की जो बात की ना सर आपने, तो अभी भी 39% फिलहाल जो काउंटिंग हुई, 39% वोट शेयर अभी भी बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। अलायंसेस को मिला लें तो 45% तक चला जाएगा। तो 45% वोट अगर मिल रहे हैं, तो आप मैंडेट अगेंस्ट मैंडेट कैसे कहेंगे इसको? हाँ, माने जिस तरह से आप अगर देखें कि बीजेपी का सीट्स कम हुए हैं, सीट कम हुए हैं, वी हैव आल्सो सीन दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू रियली पेनिट्रेट इन साउथ इंडिया। आपने देखा कि जहां कर्नाटका है वापस आ गया है, अब राजस्थान में बहुत बुरी यूपी में हार हुई है, फर्क पड़ा है बहुत। यूपी में। और जिस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स आपने किए, फाइनेंशियल, स्टेट स्टेट इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन, इसमें से इस तरह की फोर्स को यूज करके आपने अंपायर ले लिया, आपने बैट बॉल ले लिया, आपके पास 16 प्लेयर्स हैं, और आप माने फुटबॉल ज्यादा अच्छा है क्योंकि फुटबॉल में बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। आप खेल रहे हो 11 प्लेयर के साथ, आपके पास दो दो गोलकीपर है, रेफरी आपका है, और दूसरी टीम के पास 5 या 6 है, और वो भी अलग अलग ड्रेस में है, क्योंकि इंडिया ज्यादा डिफरेंट है। वो जब खेल रही है और आप देख रहे हो कि गोल 5-4 हुआ है, I will really give the credit to the team which has scored 4, because the umpire is with you. You have got 2 goalkeepers and you have got 15 people, and they have only 6 or 8 people. Right? In that scenario, audience ने जो गेम खेला है यहाँ पर, to build the mood, I would say the victory belongs to the audience or the citizens. We should really focus.
on the fact that people have rejected non-core issues. राम मंदिर बना दिया है हमने, इंटरनेशनल पापा ने वॉर रुकवा दिया है, ये सारी चीजों को लोगों ने नकारा है और इसको इसी तरह ही हमें एनालाइज करना चाहिए. ऑफ कोर्स बिकॉज नंबर से आप तो 3 सीट तो पहले से बुक हो चुके थे, सूरत वाला सीट तो पहले ही आ गया था, तो सूरत में कैंडिडेट्स निकाल दिए गए. आप अगर देखो कि जिस तरह से चरणजीत को अवार्ड दिया गया था जाट के वोटर्स क्योंकि स्विंग हो रहे थे, तो आपने जयंत चौधरी के साथ अलायंस बना लिया, आपने टीडीपी को अरेस्ट किया फिर उसके साथ अलायंस बना लिया. तो यू कैन सी आपके पास कोई अगर नंबर लेकर आए, और मैं ये एग्जांपल दूंगा कि अगर 2 बच्चे आपके, आप टीचर हो, 2 बच्चे नंबर लेकर आए, एक लड़के के पास ट्यूशन लेता है, एक लड़का बहुत सारी चिट्स उसको मिलती हैं और कोई आंसर ऐसे तो नहीं करता बट एग्जाम में बहुत अच्छी रिजल्ट लाता है, और दूसरा लड़का थोड़ा सा कम लाता है, तो आप जरूर ये मानोगे जो लड़का कम लाया, जिसके पास काफी लेस रिसोर्सेस थे ट्यूशन करने के लिए या फिर जिसके पास चीटिंग करने का मौका भी कम था, जबकि दूसरा लड़का जो ज्यादा नंबर लाया वो चीटिंग लाया. तो आप अगर नंबर कम है तो आप किसको जिताओगे और किसको कहोगे अच्छा छात्र है? मुझे लगता है कि इफ यू आर अ गुड टीचर यू विल गो बैक एंड से द गाय विद लेस रिसोर्सेस, जिसके पास कम चीजें थी, उसी को आप कहोगे कि वो लीडर है, वो अच्छा स्टूडेंट है. उसी तरह ही हमें एनालाइज करना चाहिए कि इतनी सारे सहूलतों के बाद भी अगर यही नंबर है तो ये दिस इज अ पुअर मैंडेट. इसमें तो 3 तो आप निकाल ही दो, 3 सीटें तो उन्होंने ऐसी ही जीती थी, इलेक्शन के पहले ही जीती थी. राइट. आपने श्याम रंगीला तक को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. अगर श्याम रंगीला पार्टिसिपेट कर देता तो शायद मोदी जी के और 2000-3000 वोट चले जाते. राइट. तो आप इसमें कोई, आई मीन वी शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन that this was a war between, it was a battle between David and Goliath. This is between two these things which are farly different in resources. And अगर मेरे पास इस तरह की स्टूडेंट है तो मैं उसी स्टूडेंट को बोलूंगा अच्छा छात्र है, मेहनती है, जो कम रिसोर्सेस के साथ भी ये नंबर लिया है, वो मेरे लिए पीपल ऑफ इंडिया है और वो मेरे लिए पब्लिक है और इंडिया की पॉलिटिकल टीम. तो दैट इज हाउ आई विल कहना है. एक व्यूअर का कहना है सर कि देश राम कृष्ण और शिव का नहीं है क्या? ना ऐसा भी नहीं है. राम हर किस्म के हैं. राम तो निर्गुण भी है और सगुण भी है. निर्गुण राम कबीर के हुए, सगुण राम तुलसी के हुए. मेरे घर में भी मेरी माँ राम की पूजा करती है, बट नाम मैंने मम्मा से पूछा था और हमारी फैमिली राम नवमी के बाद जो वायलेंस हुआ था उसके बाद मेरी माँ एक इफ्तार देती है. उसमें मेरी माँ ने बहुत प्यार से कहा था एक वीडियोस में कि मैं राम नवमी में इसीलिए पूजा करती हूँ या व्रत रखती हूँ क्योंकि मुझे राम को अपने में ढूंढना है. अगर मुझे राम को अपने में ढूंढना है तो मैं दूसरों में भी ढूंढूंगी. तो ये देश राम का भी है, कृष्ण का भी है, शिव का भी है और रहीम का भी है. ये देश सबका है, इसमें फर्क नहीं है. जैसे किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और रमजान में राम है. हाँ, तो इस तरह की छोटे विचार, माने ये राम का नहीं है, राम के लिए ही है, इस तरह के विचार से हमें ऊपर उभरना है. ये देश बसवा का है, कबीर का है, ये देश गुरु नानक का भी है, राम का भी है. और हमें ये भी याद रखना है कि राम हर रिलीजन में भी लिखा गया है. एक मुस्लिम रामायण है जो लिखी जाती है केरला में, जिसमें राम को इमाम बुलाया जाता है, जिसमें राम को और लोगों ने कहा है, आई मीन मुस्लिम लीडर्स फ्रॉम इवन पाकिस्तान से को इंडिया को जानने के लिए आपको राम को जानना पड़ेगा. और ऐसा जैन रामायण भी है जिसमें रावण को नहीं मारते, लक्ष्मण मारते हैं. इंडिया में 300 से ज्यादा रामायण हैं. आप एक रामायण, वाल्मीकि रामायण को पकड़कर और उसकी भी तोड़ मरोड़ कर उसको एक मस्कुलर मैन बनाकर, मर्यादा पुरुषोत्तम से लेके आपने उसको मस्कुलर मैन बना दिया है. व्हाट वी आर सेइंग इज नॉट राम नीति को फॉलो करते, उनको जो रूल्स दिया गया उनको फॉलो करते, वो रूल्स को नहीं तोड़ते. अगर राम, मेरे हिसाब से, मैं भी उसी घर से पैदा हुआ हूं जहां पे राम की पूजा होती, अगर राम को आज ले आया जाएगा, क्या वो रूल तोड़ेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से काम करवाएंगे? राम इज समवन हु teaches us to follow the rules and regulations of the system. Our rules come from the constitution, from the law.
बट बीजेपी ने जिस तरह से सारे रूल्स को तोड़ा है, एक राम की कोई अगर भक्त है तो उसे खुद से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो क्या ये तोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये देश निर्गुण राम का भी है, सगुण राम का भी है, तुलसी का राम भी है, इसमें मापलार मुस्लिम का भी राम है, जैन का भी राम है, कबीर का निर्गुण राम है। राम में तो हम एक राम से इस देश को डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पर राही मासूम रजा साहब ने महाभारत लिखी और सबने एक्सेप्ट भी किया उसे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और शायद चाहे शाहिद लुधियानवी हो, उन्होंने लिखा हो, या शकील बदावी ने लिखा हो, कैफी अजमी ने लिखा हो, राम हमारे जहन में है, एक आइडिया भी है, एक फिलॉसफी भी है, बट राम को इस तरह से छोटे से चीजों में बांधना नहीं चाहिए। कोई भी आइडिया उसको इस तरह से एक छोटी सी कैप्सूल में बांध कर ये राम है, एक मस्कुलर राम है। और वेरी फ्रैंकली आप सारे राम के फोटोज देखिए, उसमें कोई सीता नहीं है, उसमें कोई लक्ष्मण नहीं। मैं बचपन में जो भी राम के फोटो देखता था, वो राम, लक्ष्मण और नीचे हनुमान होते थे, और सीता मैया भी होती थी। आज वो राम नहीं है, सिर्फ राम मस्कुलर आर्मी, एंड समटाइम्स ही लुक्स अ लिटिल एंग्री। राम तो कैके से भी, किसी ने अगर पढ़ ली हो कैके का अनुताप मैथिली शरण गुप्त का, उसमें कैके आके उससे माफी मांगती है, तो वो कहती है कि माता भी कुमाता होगी। उसमें राम कहते हैं कि नहीं, आप कुमाता नहीं हो सकते। और कहा जाता है कि जब राम वापस आए, सबसे ज्यादा खुशी कैके की हुई थी। उन्हें किसी के लिए किसी तरह की जेलसी या किसी तरह से एंगर नहीं था। इन इंग्लिश यू कॉल इट स्टोइक पर्सनालिटी। आप इस तरह की एक पर्सनालिटी को आपने अपने पॉलिटिक्स का मुद्दा बना दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सबका है, शिव का भी है, राम का भी है, दिवाली में अली है, रमजान में राम है, यही हमारा देश है। Yeah, thank you so much for inviting me, and थैंक यू it's सर, a great थैंक यू, pleasure. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank फिर you. मौका लगेगा तो आपसे बात करेंगे सर। जरूर, थैंक यू। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू फॉर कमिंग। या थैंक यू, अप्रिशिएट। सूरत हाल बता दें यूपी में बीजेपी को 35 सीट्स मिलती दिखाई पड़ रही है, समाजवादी पार्टी थोड़ी कम हुई है 34, कांग्रेस को 7, अनुप्रिया पटेल भी आप आगे हो गई हैं, और जिससे कि एक सीट अपना दल को जाने रुझान जा रहा है। और कुल अगर देखें हम रुझान पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया का रुझान आ चुका है, और उसमें बीजेपी 243 सीट अकेले पा रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आने जा रही है। और साथ में अलाइस को साथ मिला ले तो 272 जो रिक्वायर्ड है उससे बहुत दूर नहीं है। तो हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।